नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस आदि के लिए जो यह मुफ्त का बैच हमारा चल रहा है, आप सबके सहयोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका यूं ही प्यार बना रहेगा और एक एक करके हम एक पूरे सिलेबस को उसी ऊर्जा उसी उत्साह के साथ कवर करते रहेंगे। तो साथियों, आप सब अपना साथ बनाए रहिए, अपने तैयारी पर फोकस करे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है इस पार से उस पार ले जाने की अपने इस लक्ष्य को पूरा अवश्य कर पाएंगे। साथियों, इस क्रम में जो हमने एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है उसे कवर करते करते जो है हम अपने प्राचीन इतिहास में अब जो है बीसी से लगभग जो है ईसवी की ओर आ चुके हैं। तो उसी में जो है अब हम यह पॉलिटी का जो सिलेबस चला रहे हैं इधर, इसमें हम आज बात करने वाले हैं संविधान की बुनियादी संरचना के बारे में। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, कवर कर लीजिए सिलेबस को, अपने हाथ से नोट्स बनाते चलिए और दोहराते चलिए, समझते चलिए, वरना समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी, यह मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ। तो साथियों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। जो आज का हमारा सिलेबस है साथियों, संविधान की बुनियादी संरचना। संविधान की बुनियादी संरचना को आज हम देखेंगे। तो इसका जो सिद्धांत है, संविधान की मूल संरचना से तात्पर्य उस मूलभूत ढांचे और मौलिक सिद्धांतों से है जो हमारे संविधान का आधार बनाते हैं। मूल संरचना सिद्धांत हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को परिभाषित करने वाली आवश्यक विशेषताओं की सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें मनमाने परिवर्तन से बचाता है। कोई भी संशोधन जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है वह असंवैधानिक है या अमान्य माना जाता है। सिद्धांत जो इसका मूल सिद्धांत है बुनियादी संरचना का, उसके अंतर्गत यह केवल बुनियादी संरचना का सिद्धांत है कि मूल संविधान जो हमारा बनाया गया है उसमें जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है भविष्य में भी संसद द्वारा जो कि उन मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जिस रूप में हमारी संविधान को तैयार किया गया है उसकी मूल भावनाओं को वे बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं तो केवल वे न्याय प्रशासन आदि के कानूनों को। जो संविधान मूल रूप से जिस कार्य के लिए बनाया गया है उसको बदलने की अनुमति नहीं है। और अगर वे ऐसा कोई कानून बनाते भी हैं तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली जो जांच की है उसे जो है न्यायिक समीक्षा के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा। केवल इतना इसमें कहने का मूल तात्पर्य रहा है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए भी गए थे इतिहास में, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल भी किया है। तो एक एक करके हम उन्हीं सभी न्याय निर्णयों आदि की जानकारी लेते हैं। सबसे पहला मामला हमें ऐसा देखने को मिलता है शंकरी प्रसाद मामला 1951 में। इसमें पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। यह साथियों जो है शंकरी प्रसाद मामला 1951 के अंतर्गत था। दूसरा जो हमें ऐसा मामला देखने को मिलता है वह था सज्जन सिंह मामला 1964 में। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मत की पुनः पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। यह जो है सज्जन सिंह मामले के अंतर्गत जो है 368 के अंतर्गत जो परिवर्तन किया गया उसे बताया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है न्याय गलत जो है ठहराया गया, अर्थात यह जो संशोधन किया गया था यह संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
इस मामले में 17वें संशोधन यानी गोलकनाथ मामला 1967 की बात अब हम करते हैं साथियों। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक वैधता को पुनः चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर व अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों को न तो कटौती कर सकती है, न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। अर्थात इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि जो मौलिक अधिकार जो हैं लोगों के हैं, उनमें कोई कटौती की जाएगी तो यह संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाना होगा। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आयसों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। इस मामले में प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन कर दिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार अनुच्छेद 13 और 368 के विभेद को बताकर समस्त ऐसे कानूनों को निरस्त किया जा रहा था कि जो कि संविधान की बुनियादी संरचना या मूल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इस बार संसद ने अनुच्छेद 13 और 368 में ही जो है परिवर्तन कर दिया, इसको ही बदल दिया, ताकि इसके जब यही बदल जाएगा तो इसके अंतर्गत जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कोई कानून नहीं आएगा। तो संसद ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। इसके अंतर्गत अब इन्होंने यह बताया 24वें संशोधन के अंतर्गत कि 368 के अंतर्गत किसी भी मौलिक अधिकार को संसद जो है परिवर्तित कर सकती है और आवश्यक होने पर मौलिक अधिकार को निरस्त भी कर सकती है। और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आयसों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा और इसको अनुच्छेद 13 के न्यायिक समीक्षा के से भी बाहर इन्होंने बता दिया। तो उसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973 सामने आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही नया सिद्धांत दिया, यानी कि इसके अंतर्गत केशवानंद भारती मामला 1973 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा 1971 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था कि 368 के अंतर्गत जो सब संसद चाहे वह कोई भी परिवर्तन मौलिक अधिकार आदि में कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 13 के आयसों से बाहर रहेगा। तो यह जो उन्होंने बताया था इसकी भी पुष्टि जो है इस 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और बताया कि संसद इसके लिए तदर्थ है। साथ ही नया सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया संविधान की मूल संरचना का। इसने व्यवस्था दी कि 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते, अर्थात उन मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती तो संविधान के मूल संरचना से जुड़े हैं। अर्थात वह संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आप मूल संविधानों में परिवर्तन कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार है आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु उन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो संविधान के मूल संरचना से जुड़े हों। अर्थात संविधान बनाने की जो संरचना थी, जो उसका उद्देश्य था, उसमें अगर परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकता है। उसके बाद सामने आता है साथियों इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का। यह सबसे बड़ा मामला अब तक के इतिहास का रहा है साथियों। इंदिरा गांधी की सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का 1964 से ही लगातार जो है लड़ाई चलती रही, जो कि अंततः जाके 1975-76 में समाप्त देखने को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि
प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। यानी कि इंदिरा नेहरू गांधी ने 1975 में जो है 39वें संविधान संशोधन किया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के जो चुनाव थे उसको जो है और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव थे उसको किसी भी न्याय निर्णय संसद के बाहर मान लिया कि उसके जो चुनाव हो रहे हैं उस पर कोई सुनवाई जो है न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो उस वक्त का चुनाव था प्रधानमंत्री पद के लिए वे चयनित हुई थी, उस चुनाव को जो है गलत साबित करने के लिए दाखिलात दे दिया गया था और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इनकी सुनवाई हुई और इनके चुनाव को गलत बताया गया और इन्हें जो है इस्तीफा देने की बात कही गई थी। तो इसलिए इन्होंने यह संशोधन ही पारित कर दिया कि किसी भी प्रधानमंत्री अथवा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में कोई भी जो है कोर्ट दाखिल नहीं करेगी। इसका जो बात होगी वह लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत ही बात होगी, किसी भी न्यायालय में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और बताया कि यह जो है संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट कर रहा है। संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इसने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। अर्थात जब 1975 का यह 39वां संविधान संशोधन भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो 42वां संविधान संशोधन उन्होंने पारित किया और इंदिरा गांधी जी द्वारा पारित इस संशोधन में 1968 जो धारा अनुच्छेद है इसके अंतर्गत यह साबित कर दिया कि संविधान के अंदर कोई भी परिवर्तन संसद कर सकता है, मूलभूत ढांचा हो चाहे मौलिक अधिकार हो, किसी में भी परिवर्तन की शक्ति संसद के पास है और इसके अंतर्गत किया गया कोई भी परिवर्तन या अनुच्छेद को किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद साथियों सामने आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। इसमें न्यायालय ने 42वां संशोधन अधिनियम को अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। न्यायालय ने कहा चूंकि संविधान संसद को सीमित संशोधन शक्ति दी है इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती है। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमा को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे राज्यों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती है। यानी कि 1980 में जब मिनर्वा मिल्स मामला सामने आया उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन को जो है निरस्त कर दिया और यह बताया कि ऐसा कोई भी संशोधन नहीं माना जाएगा जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे को जो है ठेस पहुंचाए और मौलिक अधिकार जो है पर घात करे। तो इसलिए जो है उन्होंने यह बताते हुए कि संसद के पास भी सीमित शक्तियां हैं जो कि संविधान से ही प्राप्त करती है संसद भी, तो इसलिए संविधान में इतना परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। उसके बाद सामने आता है वामन राव मामला 1980 का। मूल संरचना के सिद्धांत पर न्यायालय ने कहा कि यह 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। यानी इसके पहले के तिथि पर जो था उस पर संविधान संशोधन के अंतर्गत उस पर यह लागू नहीं होगा मूल संरचना की बात। उसके पहले जितने भी कानून बनाए गए हैं वे सब मान लिए गए। इसमें मूल संरचना के तत्वों की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत 1980 वामन राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से विस्तृत जो है वर्णन दे दिया
कि उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले संसद द्वारा जितने कानून पारित किए गए हैं उन सबको मान्यता प्रदान कर दी गई और यह बताया गया कि इस तिथि के पश्चात जितने कानून बने हैं अगर वे मूल ढांचे को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें निरस्त मान लिया गया। और इन्होंने इसके साथ मूल संरचना के तत्वों को भी उजागर कर दिया कि यही वे तत्व हैं जिन पे अगर ठेस पहुंचेगी तो जितने भी कानून बनेंगे निरस्त कर दिए जाएंगे। विभिन्न फैसलों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद किसी विभाग को 368 के तहत संशोधित कर सकती है बशर्ते संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो, जिसके अनुरूप मूल संरचना निम्नवत है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक व गणराज्यात्मक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता का व अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता व गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द का संतुलन, ये जो है मुख्य इन्होंने उजागर किए जो तथ्य हैं। और है समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व जिसे कहा गया, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो है 20 मुख्य तत्व संरचना के मूल संरचना के स्पष्ट कर दिए उच्च न्यायालय ने, और इसके अंतर्गत अगर कोई अब न्याय परिवर्तन किया जाता है जो इनको ठेस पहुंचाती है इनमें से किसी भी एक बात को, तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उस अधिनियम को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो है 1964 से चल रही लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी सरकार के मध्य चल रही थी वह 1980 बामन राव मामला के साथ जाकर ठंडी पड़ गई। और इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास भी समाप्त हो रही है। साथियों, मिलते हैं कल नए टॉपिक, नए क्लास में, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ साथियों। जय हिंद, जय भारत।